कि 100 में से 90 या 95 बच्चों को मैथ्स फोबिया है। मैथ्स खराब नहीं है, मैथ्स फोबिया है। नहीं, मैं बीइंग अ मैथ्स टीचर मेरा मैथ्स ही सबसे खराब था। ऑन कैमरा मैं बोलूँगा, जितनी टफ तैयारी होगी ना जैस्मिन, जितनी हार्ड तैयारी होगी, रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। मैं उसके पेरेंट्स से झगड़ा कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ कि आज आपका बच्चा घर पे क्यों, रोहन ने नहीं पढ़ाया, सोहन ने नहीं पढ़ा। अरे ठीक है, नहीं पाया वो खराब टीचर होगा। आज ये बात मैं टीचरों के लिए बोल रहा हूं, उनके फेवर में बोल रहा हूं। आपको किसने हक दे दिया कि अपने बच्चे को आप करेक्ट ना करें कि मैम और सर लगा सके सर। वेलकम टू माय पॉडकास्ट रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। मैं हूं जास्मिन। आज हम बात करेंगे एक विषय की जो बच्चों को स्कूल से लेके कॉलेज तक परेशान करता है। वैसे तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मार्क्स भी पूरे मिलते हैं, मगर समझ ना आए तो फिर बात ही क्या। आज हम बात करेंगे मैथ्स की। आज हमारे साथ है मैथ्स टीचर अभिषेक सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी पॉडकास्ट में। थैंक यू बुलाने के लिए जी। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी मैथ्स में काफ़ी परेशानी रही है और बच्चों को भी बहुत परेशानी रहती है। तो आप तो मैथ्स के टीचर हैं, तो आपका क्या कहना है, क्या ये सही है? ये 100% सही बात है कि आप एवरेज समझते हैं कि 100 में से 90 या 95 बच्चों को मैथ्स फोबिया है। मैथ्स खराब नहीं है, मैथ्स फोबिया है। स्टार्टिंग से ही पेरेंटिंग जब होती है ना, कैलकुलेशन से लेके, गिनती से लेके, तो लोग कभी कभी लिखावट पे ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा, आप खुद भी जब बच्चे थे, तो अभी आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप छोटे थे ना, तो आपको ABCD आप कैसे लिखें, कलर कैसे लिखें, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन अगर इसकी जगह पे वो कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करते जो हमारे पुराने पेरेंट्स बहुत पहले यूज़ करते थे, चाहे वो कंचे के रूप में हो या छोटे छोटे बॉक्सेस के खेल के रूप में हो, तो अगर इस तरह से कुछ करते तो उनका माइंड डेवलप होता। मैथ्स किसी का भी खराब नहीं होता। बौद्धिक क्षमता थोड़ी सी कहीं किसी की प्लस या माइनस होती है तो उस सब्जेक्ट पे असर करता है, क्योंकि ये सबका सब पूरा प्रोसेस जो है वो कैलकुलेशन का है। तो मेरा पर्सनली मानना है, बीइंग अ मैथ्स टीचर, मेरी क्लास में भी अगर 20 बच्चे हैं तो उसमें से 1 या 2 बच्चे बस बहुत अच्छे होते हैं, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे एवरेज और गुड के बीच में आते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे भी चैलेंजिंग बच्चे होते हैं जो पासिंग स्कोर करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सच बात है कि बच्चों को मैथ्स फोबिया है, मैथ्स का डर। जैसे सर आप मैथ्स को वैदिक तरीके से पढ़ाते हैं, तो ये वैदिक मैथ्स क्या है? वैदिक मैथ्स ऐसा है ना कि आज के दिन में किसी भी सॉल्यूशन को करने के 4 या 5 तरीके हो सकते हैं। वैदिक का मतलब ये है कि जब एक टीचर, वैदिक कोई ऐसा नहीं कोई अलग से किसी ग्रह से ये शब्द आ गया। वैदिक मतलब पुरानी स्ट्रैटेजी से जो हमारे मतलब जो है पूर्वज या फिर ऐसे लोग यूज करते थे। मैं अपने किसी भी, मेरे एक मैथ्स टीचर थे, मैं आपको बताऊं, वो सुबह 5 बजे बच्चों को बुलाते थे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाने के लिए। इंपॉर्टेंट ये था कि जिन बच्चों को मैथ्स अपना इंप्रूव करना होता तो वो जाते थे और बाकी बच्चे सो जाते थे। तो उनकी मैथ्स की टेक्निक कुछ ऐसी होती थी। क्या होता है ना, एक टीचर अपनी कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करता है कि सॉल्यूशन को आसान बनाता है। जब भी आप लिखते हैं ना क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन, फिर आखिरी में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। एक टीचर का बेसिक काम यही है कि उस सॉल्यूशन को आसान बनाए, और वो हर टीचर करता भी है और शायद बहुत अच्छे से करता होगा। लेकिन आपको क्लास में ये जरूर इंश्योर करना होगा कि आपका जो तरीका है वो वैदिक है, मॉडर्न है, लेकिन द एंड ऑफ द डे बच्चे को सवाल आना चाहिए। और हर बच्चा आज के दिन में गणित अब वो नहीं रहा कि 1 से लेके 100। अब गणित इस समय पे अलजेब्रा हो गया है, ज्योमेट्री हो गया है, मेंसुरेशन हो गया है, 2D हो गया है, 3D हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया है। एक बच्चे ने मुझसे बड़ा अजीब सा सवाल पूछा था कि सर हम 9th में एक मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मेरे लाइफ से क्या लेना देना। यू वोंट बिलीव दैट कि मेरा जवाब क्या था। मैंने बोला, बेटा 9th का मैथ्स तुम्हारे कैरियर में कहीं नहीं आने वाला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इस चैप्टर को तुम समझते हो, जो तुम्हारा माइंड प्रोसेस होता है,
जो तुम डेवलप होते हो वो डेवलपमेंट काम आता है जो इस चैप्टर की वजह से तुम्हारा हुआ है। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर टीचर एक अपना सोल्यूशन बना के रखता है। वैदिक तरीका थोड़ा अच्छा है। वैदिक का मतलब यही मैं फिर से दोबारा रिपीट करूंगा कि एक टीचर अपनी एक बेहतर सोल्यूशन को बच्चों को समझाने के लिए यूज करे, यही वैदिक तरीका है। और वैदिक मैथ्स में तो आजकल बहुत कुछ चल रहा है जिसको शॉर्टकट्स बोलते हैं कि 3-4 स्टेप्स की जगह पे आप एक स्टेप में कैसे आंसर लेके जाए। मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। वैदिक मैथ्स का मतलब मेरा बिलीव जो है कि एक टीचर ने एक सोल्यूशन को कितना आसान बनाया उस बच्चे के हिसाब से। सर जैसे हम आपके बचपन की अगर बात करें तो क्या आप पहले से ही टॉपर रहे हैं या आपको भी कोई विषय में परेशानी हुई है? नहीं, मैं बीइंग अ मैथ्स टीचर मेरा मैथ्स ही सबसे खराब था। ऑन कैमरा मैं बोलूँगा कि मैं हिंदी मीडियम मैथ्स से पढ़ा हूँ और 100 में से मेरे 48 मार्क्स थे मैथ्स में। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और मेरे सारे बच्चों को पता है कि मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट जो है जैस्मीन वो मैथ्स ही था। लेकिन मैंने अपने सबसे कमजोर सब्जेक्ट को आज अपने सर्वाइवल का एक तरीका बना लिया है या फिर एक जरिया बना लिया है। वही मेरा अचीवमेंट है और यही मैं हर बच्चे को बोलता हूँ। मेरे क्लास में एक हफ्ते के अंदर हर सब्जेक्ट की क्लास बैलेंसिंग होती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लास मैथ्स की होती है। अगर साइंस की एक क्लास होगी तो मैथ्स की 3 होगी, एसएस की 2 होगी तो मैथ्स की 6 होगी। मैं इंश्योर करता हूं कि बच्चे पहले मैथ्स ज्यादा पढ़ें, खूब सारा मैथ्स पढ़ें। मैं मैथ्स से इतना डरता था कि एक बार मैं खुद मैथ्स के एक दिन एग्जाम के पहले बीमारी का नाटक किया, मैंने बुखार का नाटक किया। थोड़ा था, थोड़ा हो गया। तो उस समय एक फायदा मिला मुझे 11th में। अगर 11th में मैथ्स में फेल होता ना मैं, तो मुझे 12th में एडमिशन नहीं मिलता। इंटरमीडिएट कॉलेज है उत्तर प्रदेश का। तो मैं बीमार पड़ा, थोड़ा और बीमार पड़ गया सिचुएशन देख के। यू वोंट बिलीव दैट कि मुझे मैथ्स का पेपर ही नहीं देना पड़ा। मेरे पापा ने मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया कि बहुत बीमार था और टेस्ट नहीं दे सकता। इतना डर था मुझे कि मैं पेपर देने नहीं बैठा। और मैं इस चीज को आज बहुत अच्छे तरीके से, कभी फनी तरीके से भी लेता हूं कि मैं क्या किया हूं उस समय। लेकिन वो डर सच में लाजमी था। और उस समय पूरे इंटरमीडिएट कॉलेज में सिर्फ एक बच्चे के 100 में से 60 मार्क्स आए थे और मेरे 48 थे। बाकी मेरे सेक्शन में से ऑलमोस्ट 20 बच्चे 12th मैथ्स में फेल हुए थे। और यूपी बोर्ड इंडिया टफेस्ट बोर्ड माना जाता है हिंदी मीडियम के। 3-3 4-4 किताबें, अभी तो क्या 1-1 2-2 चल रहा है आजकल। ऊपर से 10th मैथ्स में पहले 360-70 पेजेस होते थे, अभी गवर्नमेंट ने 100 पेजेस कम कर दिए हैं, सिलेबस कम कर दिया है। मतलब मुझे कभी कभी लग रहा है कि ये 100 पेजेस कम करना बच्चों के लिए फायदेमंद है, टीचर के लिए फायदेमंद है, या स्कूल के लिए फायदेमंद है, या फिर उनके आने वाली पढ़ाई के लिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन अच्छे अच्छे चैप्टर्स जिनको बच्चों को पढ़ना चाहिए था वो गवर्नमेंट ने कम कर दिए हैं। कुछ अलग रीजन रहा होगा, वो बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं। फिलहाल हम उस पर आते हैं कि मेरा भी मैथ्स बहुत ख़राब था। लेकिन बोलते हैं ना कि जब आपके अस्तित्व पे सवाल उठे ना, आप ज़िंदगी के वो सारे काम सीख लेते हैं जो ज़रूरत की है, और वो कितना भी टफ क्यों ना। सर जैसे मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहूँ तो जो भी बच्चे फर्स्ट बेंच पर बैठते हैं वो टीचर के फेवरेट हो जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कोई फेवरेट नहीं है। मेरा सबसे फेवरेट होता है जो लास्ट बेंच पर बैठा होता है। मैं पहले उसी को पकड़ता हूँ। क्लास में कुछ भी होगा पहले मैं उसी को खड़ा कराऊंगा। आगे वाले बच्चों पे ध्यान नहीं होता, ये गलत फहमी है। आप बेंच पे खड़े होते एक सर्टेन हाइट से, तो आपका ध्यान फर्स्ट बेंच पे कभी नहीं जाता, तो फेवरेट कैसे हो गया? आपका बेंच दूसरे तीसरे चौथे पे, लास्ट बेंच वाला उस आई कांटेक्ट से बहुत पैरेलल दिखता है और काफी ठीक ठाक हाइपोटेन्यूज पे दिखता है। ठीक है, मैं इसमें मैथ्स के तरीके से मैं बात कर रहा हूँ जिसको लैटरल बोलते हैं। तो वो बच्चा सबसे आखिरी में अच्छे से दिखता है, पहला बच्चा नहीं दिखता। मैं लास्ट के बच्चे का एक्सप्रेशन तुरंत देख लेता हूँ, पहले बच्चे का देख ही नहीं पाता। तो ऐसा ही बिल्कुल गलत अवधारणा बनी है, परसेप्शन बना है कि जो आगे बैठ रहा है वो फेवरेट है। तो ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा डांट खाए, या फिर हो सकता है कि उसको आगे बैठने का मन हो, लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। एक टीचर सबसे पहले आई कांटेक्ट लास्ट बेंच पे करता है, और एक प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि फर्स्ट बेंच पे वो देख पाए। पहले उसको फर्स्ट बेंच देखने के लिए अपनी आंखें ऐसे नीची करनी पड़ेंगी, और मेरी हाइट थोड़ी और ज़्यादा है तो मैं तो ऐसे भी नहीं देख पाता।
वो तो सबसे आखिरी में उसके एक्सप्रेशन को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। मुझे उसको देखने के लिए अपनी बॉडी के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लास्ट वाले के लिए नहीं करनी पड़ती। तो ये बिल्कुल भी गलत है। सारे बच्चे फेवरेट होते हैं एक टीचर के लिए। सर जैसे हमने सुना है कि आप पूरे साल एक भी दिन छुट्टी नहीं देते, तो बच्चों पर इतना जुल्म क्यों? जुल्म वो डिजर्व करते हैं। जितनी टफ तैयारी होगी ना जैस्मिन, जितनी हार्ड तैयारी होगी, रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। क्यों घबरा रहे हैं लोग 365 दिन पढ़ने से? 365 दिन वो खाना नहीं खाते क्या? 365 दिन सोते नहीं क्या? 365 दिन खेलते नहीं क्या? तो 365 दिन पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। वो अगर ये मैं बोलूं ना, वो डिजर्व करते हैं, टफेस्ट तैयारी डिजर्व करते हैं। और टफेस्ट तैयारी का मतलब क्या हुआ? डेली कंसिस्टेंट तैयारी, बिना भूले, बिना चूके। आप मुझे एक चीज बताओ, कोई भी ट्रेनिंग आप एक दिन ना मिस कर दो तो क्या उसका आउटकम है? आप बताओ। वो काम हम थोड़ी डिले हो जाएगी। मेरे एक बहुत अच्छे पहचान वाले मैक्सिमम टीचर बोलते हैं कि एक दिन अगर बच्चे की पढ़ाई नहीं होती है ना, तो उसके 3 दिन बर्बाद होते हैं। अब सोचो, अगर वो बच्चा 10 दिन छुट्टी लेता है तो कितने बर्बाद हो गए? 30 दिन। 99.99 स्कूल में, आज डंके की चोट पे बोलता हूं कि 100% जो स्कूल्स हैं वो साल में कम से कम मिनिमम 2.5 से 3 महीने छुट्टी देते हैं। एकेडमिक ईयर कितने महीने का होता है? 11 से 12 महीने का। उसमें से 2 से 2.5 महीने आपको छुट्टी दे दी, तो कितने महीने बचे? 8, 8.5, 9 महीने। मैं संडेज और पब्लिक हॉलीडेज अभी ढंग से नहीं गिनाऊंगा। और ये इसी वजह से उन लोगों को अपने सिलेबसेस को तेजी से भगाना पड़ता है, क्योंकि छुट्टियां वो ज्यादा देते हैं। तो वो घर पे पढ़ नहीं रहा है, स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, तो एक ही तो जगह है जैस्मिन, वो है ट्यूशन। तो अब तुमने खुद नोटिस किया होगा कभी कि स्कूल में सिलेबस भगाया? भगाए। क्यों भगाया हो? छुट्टी डेली पढ़ाते तो नहीं भगा, जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब छुट्टियां ज्यादा थी, वो लेट चल रहे थे। और सबसे खराब तो तब होता है, अभी तो मैं 2-2.5 महीने बोल रहा हूं, अगर आप इसको ढंग से गिनोगे ना तो 365 दिन में ऑलमोस्ट 52 वीक्स हो गए, 52 संडेज हो गए, 50-52 दिन संडेज हो गए। नवरात्रि ले लो, होली ले लो, दिवाली ले लो, रक्षाबंधन ले लो, गांधी जयंती ले लो, ऐसे गिनते जाओ ना तो ऑलमोस्ट आपके 70-80 दिन आसानी से आ जाते हैं। और एक और बात, इसमें समर वेकेशन इंक्लूडेड नहीं है जो 40-50 दिन का होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से गिनोगे ना बच्चे, तो कम से कम 3 महीने स्कूल बंद होते हैं। तो बच्चे का तो 6 महीने की तो पढ़ाई खराब हो गई ना। एक दिन ना पढ़ के कितने दिन बर्बाद हुए उसके? 3 दिन। तो ऐसे 60 दिन बर्बाद करके उसके कितने हो गए? ऑलमोस्ट 180 दिन हो गए। वैसी कैलकुलेशन। यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसलिए मैं इनिशिएशन लेता हूँ कि स्कूल में कितनी भी छुट्टियाँ हों, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में कितनी छुट्टियाँ हों, ये मैटर नहीं करता। एक बच्चे को टफ तैयारी करने के लिए, अपनी लाइफ को कंसिस्टेंट बनाने के लिए 365 दिन पढ़ना जरूरी है। जिस दिन वो ये बोलेगा ना कि मैं 365 दिन खाना भी नहीं खाऊंगा, तब मैं ये बोलूँगा 365 दिन मत पढ़ो। तो सर इसमें बच्चों की तो गलती नहीं है, बच्चों को तो पहले से ही छुट्टी दी जाती है और हम खुश हो जाते हैं कि अब छुट्टी आने वाली है। इसमें तो बच्चों की भी गलती नहीं है, पहले से ही बनाया हुआ है कि हॉलीडे होगी। बच्चों की गलती नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसको पढ़ना है कि नहीं। जैस्मिन, मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर वो घर पे 365 दिन पढ़ लेना तो भी उसको ट्यूशन आने की जरूरत नहीं। मान लो स्कूल में छुट्टी है, क्या वो बच्चा घर पे 1.5 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकता है? कर सकता है ना? कर सकते हैं। नहीं करता ना। तो किसी को तो इनिशिएशन लेना पड़ेगा, चाहे मैं हूं या कोई और हो। अच्छी बात पता है क्या है इसमें? नीयत की बात आ रही है। मैं हमेशा बड़ा ही बात करता हूं, मैं उसके पेरेंट्स से झगड़ा कर रहा हूं, लड़ रहा हूं कि आज आपका बच्चा घर पे क्यों है, ट्यूशन क्यों नहीं आया। बोलते हैं सर वो थोड़ा सा आज वो चाहता था कि घर पे रुकूं, हमने ही बोला था। मैंने बोला अच्छा। कभी कभी पेरेंट बच्चे को डिफेंड कर देते हैं, अरे हमने ही बोला था आज मत जा ट्यूशन। मैंने बोला सर बहुत अच्छी बात है कि आप पहले पेरेंट हैं ऐसे जो बच्चे को बोल रहे हैं कि आज तू ट्यूशन मत जा क्योंकि तू थक गया है, पता नहीं लग रहा आईएएस बन गया है, सीधा नीली बत्ती गाड़ी घर पे नीचे खली है, उसकी जिंदगी का टास्क ही खत्म हो गया है, इतना आराम कर रहे हैं इनको। तो मैं इस चीज को एज अ टफेस्ट मानता हूं। और सच में बताऊं, अगर वो घर पे सेल्फ स्टडी करे ना तो 365 दिन मैं उस बच्चे को जरूर ये बात बोलता हूं कि 365 दिन वो बच्चा जरूर पढ़े कि जो घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ता।
और जब ये घर पे पेरेंट की कहीं ना कहीं पेरेंट भी परेशान है ना, वो बच्चे को देखते हैं कि 9 में से 10, ऑलमोस्ट समझो कि 10 में से 9 बच्चे ना घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, और ये वही पेरेंट होते हैं जो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा छुट्टियां दिलवाते हैं हर बात पे। उसको बस बच्चे को खुद नहीं पता उसका सरदर्द कर रहा है, लेकिन पेरेंट को जरूर पता चलता है कि उसका सरदर्द कर रहा है। मतलब छोटी सी खरोच आ जाती है वो छुट्टी ले लेते हैं, खांसी आ जाती है वो छुट्टी ले लेते हैं, कोई उनको ट्यूशन छोड़ने वाला नहीं है। मतलब कैन यू बिलीव इट कि एक बच्चे की 2.5 घंटे की पढ़ाई का ऑब्लिगेशन ये है कि कोई छोड़ने वाला नहीं था। अब आप उस पढ़ाई के लिए इतने सीरियस हैं कि बच्चे के पास व्हीकल नहीं है, कोई छोड़ने वाला नहीं है, तो 1.5 घंटे की पढ़ाई की बलि चढ़ा दो। ट्यूशन वाले तो हैं 3 दिन बाद आएंगे तो पढ़ा देंगे। और मैं एक चीज बताऊं, मैं अपने यहाँ सिलेबस रिवाइज उस बच्चे का बिल्कुल नहीं कराता जो अनजाने में या जानबूझ के छुट्टी लेता हूँ। जो जेन्युइन छुट्टी लेगा जैस्मिन, कोई बीमार पड़ गया तो ही मैं कोशिश करता हूँ मैं उसका सिलेबस रिवाइज कराऊँ, नहीं तो नहीं कराता। ये बच्चे को समझना पड़ेगा, और इस बच्चे को समझने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा 4th 5th से शुरुआत करनी पड़ेगी कि जब वो छोटा बच्चा हो ना। मैं एक चीज़ बताऊँ, छोटे बच्चे को तैयार करना बड़ा आसान, चाहो जैसे भी आप तैयार करें। जैसे आप 7वीं 8वीं में आए, पेरेंट्स अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा बदलना या बच्चों को थोड़ा उस बदलाव की तरफ ले जाना थोड़ा टफ हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि किसी बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा। बच्चा अपना कर्म और भाग्य लेके आया, ऐसा हो सकता है कि 12वीं तक कुछ न करे, 1000 करोड़ की कंपनी खोल दे, लेकिन इस पॉसिबिलिटी पे मैं 4th 5th में तो उसके साथ खराब नहीं होने दूंगा ना। आज के तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आजकल मुझे एक पेरेंट बता रहे थे कि सर हम सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक नौकरी करते हैं, बॉस हमको डांटता है, हमको एक्स अमाउंट मिलता है, और एक यूट्यूबर, एक इंस्टाग्राम रील वाले आते हैं, कैमरा ऑन करके 20 सेकंड का बनाते हैं और हमसे 10x 50x पैसा कमाते हैं। सर कभी कभी लगता है हम भी वही कर लेते तो कितना आसान रहता। ये लोग सोचने लगे हैं आज के दिन में। तो मैं उस पॉसिबिलिटी के बारे में बात नहीं करूंगा कि बच्चा भविष्य में क्या अच्छा करेगा। अरे बिल्कुल अच्छा कर सकता है, लेकिन उस अच्छे होने की संभावना में मैं उसका प्रेजेंट में तो खराब नहीं होने दूंगा ना। तो ये बात है जस्मिन, और कुछ नहीं। सर आपकी ये सब बात सुन के मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर हो। बनना चाहिए, पेरेंट को भी बनना चाहिए। मॉम या डैड में से किसी एक को, चलो तुमसे एक सवाल पूछते हैं, तुम्हारे घर में स्ट्रिक्ट कौन है, पापा या मम्मी? मम्मी। मम्मी स्ट्रिक्ट। उससे फायदा होगा? फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बस जिस दिन तुमको ये समझ में आ जाएगा ना किसी के स्ट्रिक्ट रहने से फायदा है, उस दिन आप स्ट्रिक्ट बातें यूज नहीं करेंगे, आप उसको पॉजिटिव लेंगे। करेले जैसा कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बड़ा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और आजकल तो मैंने पंच रत्न करके आजकल एक जूस चल रहा है, रोड पे बिकता है। इसमें करेला, पता नहीं 5 प्रकार के उसमें जूस होते हैं। उसमें करेले का फ्लेवर ना सबसे आखिरी में आता है, लेकिन वो सबसे अच्छा होता है। मुझे बिल्कुल करेला पसंद नहीं था, लेकिन मैं इस बात से कि वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है मैं उसको अवॉइड करूं, ये बात भी अच्छी नहीं। तो आप हमेशा इस बात से इंस्पायर ज़रूर होना कि कोई था कि जिसने आपको हमेशा डांट फटकार के स्ट्रिक्ट तरीके से रखा, क्योंकि आप बच्चे हो ना। एक इंसान बढ़ावा देता है, जैसे मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी बच्ची को के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ, मैं बहुत डांटता हूँ। मतलब 4.5 साल की, क्या जरूरत है डांटने की? लेकिन मुझे पता है कि भविष्य में अगर वो टांडव होने की संभावना रही ना, तो किसी एक पे तो ब्लेम जाएगा ना, मम्मी पे या पापा पे। कौन लेगा ये ब्लेम? किसकी वजह से बच्ची बिगड़ी? मम्मी। तो वो चीज में नहीं फंसना, उस चक्र में ही नहीं फंसना। लेकिन दोषी तो दोनों है ना। आप हमेशा आइडली मतलब माँ बाप बोलते हैं, ये कभी नहीं बोलते कि मम्मी की वजह से बिगड़ गई, पापा की वजह से। नहीं। अ वर्ड इज पेरेंट्स। दोषी दोनों है, एक ने बढ़ावा दिया और एक ने बिल्कुल खींच के रखा, तो बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाया। उम्मीद है कि मतलब तुम्हारे साथ ऐसा ना हुआ, लेकिन मुझे बस ये बहुत अच्छा लगता है कि जब तुमने बोला ना स्ट्रिक्ट है, ये बहुत अच्छी बात है। और उससे भी बड़ी बात, यू हैव एक्सेप्टेड कि वो चीज अच्छी है। और बच्चे आप मैच्योर होकर ये बात समझ गए हो ना, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आई होप कि ये सारे बच्चे समझें कि टफ होना,
स्ट्रिक्ट होना उनके अच्छे के लिए। मेरे पास बच्चा 3-4 साल रहेगा, कितना ही डांट लूंगा मैं उसको 1.5 घंटे में, डेली 1.5 घंटे आएगा ना, कितना डांट लूंगा मैं उसको। मैं उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन उस नेचर से वो बच्चा कम से कम 1.5 घंटे मेरे यहाँ शांति से पढ़ेगा, जो उसके लिए बहुत जरूरी है जश्न। इसीलिए मैं स्ट्रिक्ट हूँ। सर, जैसे हमने सुना है कि आप पेरेंट्स को मिलने घर पर जाते हैं। होम विजिट्स। हाँ, और हम जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे वहाँ पेरेंट्स को बुलाया जाता था हमारी कंप्लेन करने के लिए, तो आप इस पर क्या कहेंगे? पेरेंट्स थक गए हैं, जब भी कहीं से फोन आता है समझ जाएंगे वो, अब ये पूछने लगे कि मुझे पता है मेरे बच्चे के बारे में कुछ नई बात बताओ। तो जस्मिन कोई नई बात नहीं, बच्चे के बारे में कंप्लेन के लिए पेरेंट्स बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर होते हैं कि मेरे बच्चे की कंप्लेन आई। तो आजकल कुछ लोग ऐसे भी बोलने लगे हैं जस्मिन कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम थी तभी तो आपके यहाँ भेजा ना, तो आप सुधारिए इसको। तो इस तरीके से हैंडल नहीं होता है। मुझे पर्सनली लगा कि ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। एक तो जब रिजल्ट खराब होता है ना, तो टीचर और पेरेंट के बीच में एक वॉर क्रिएट होता है, कोल्ड वॉर। और ट्यूशन टीचर पे पूरा बम फोड़ दिया जाता है कि देखो बच्चा ग्रो नहीं किया। मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि ये सवाल थोड़ा स्कूल में भी तो पूछाते, उनकी भी तो जिम्मेदारी थी। क्या ट्यूशन टीचर ने ही मतलब पूरा ठेका ले रखा है, और वो जो अपना काम अच्छे से कर रहा है उसको कैसे आप ब्लेम कर सकते हैं? आप उन पे करिए ना जो नहीं कर रहा है, तो कभी स्कूल में बोल दीजिए। अब स्कूल के टीचर की जनरली इस समय आदत है कंप्लेन मोड, कंप्लेन मोड, कंप्लेन मोड। मैं इसमें बिलीव भी करता हूं कि बच्चा कर रहा होगा गलती, लेकिन अब पेरेंट इरिटेट हो रहे हैं, इतना कंप्लेन, इससे अच्छा घर ही बैठा लेना, रोज फोन आने से अच्छा घर ही बैठ जाता हूं, क्योंकि रोज आके ये बोलता है आज आपके बच्चे ने ये किया, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूं, तो इसके लिए मैंने होम विजिट शुरू किया। उनके एनवायरनमेंट में जाता था, उनकी बातें सुनता था, कुछ कमियां होती तो सुधारता था। अगर मैं उसको, बच्चे को या उसके पेरेंट को अपने प्रेमाइसेस में कुछ बोलता हूं ना, तो वो खुल के बात नहीं कर पाता। बोलते हैं ना होमली फील, वर्ड इज दैट, होम फील। आई डोंट नो, अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी नहीं है। तो जब वो घर वाली माहौल को फील करते हैं ना, तो खुल के बात करते हैं। मम्मी अपने जोन में कहीं एक कोने में बैठ के अपनी बात कर रही होती हैं, पापा सोफे बैठ के कहीं बात कर रहे होते हैं। जैसी कुछ अच्छी या बुरी बात होती है, एक रूम से दादी निकल के आ जाती हैं, अरे नहीं नहीं ये अच्छी बात है। तो कितना अच्छा कम्युनिकेशन होता है पूरी फैमिली को समझने का कि ये टफ हैं, ये सॉफ्ट हैं, ये कुछ नहीं बोलते, ये भी सॉफ्ट हैं, ये न्यूट्रल हैं। तो इससे अपने को पता चलता है कि अब घर में 6 लोग हैं, 4 लोग टफ हैं, 2 लोग सॉफ्ट हैं। मुझे लगता है कि इस बच्चे की परवरिश अच्छी होने वाली। और जैसे ही मुझे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं दिखता, 6 में से 4 सॉफ्ट हैं, 2 टफ है, मुझे लग जाता है कि बच्चे का खेल हो जाता है। और एक मैं बात बताऊं, ये बात भी सच है कि पढ़ने वाला बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन द वे आपको रास्ता दिखाना पड़ेगा और किसी न किसी को इनिशिएशन लेना पड़ेगा। अब मान लो बच्चा बॉर्न हो गया और चलने लगा, कोई ऐसे छोड़ देता है क्या? वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए भी आज के दिन में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और पेरेंट को आप लूप में रखिए कि उस बच्चे की जिंदगी में क्या चल रहा है, किस टीचर के साथ उसका अच्छा है, किस टीचर के साथ बुरा है। और मैं पेरेंट को कुछ मामलों में दोषी भी मानता हूं। एक होम विजिट कर रहा था मैं, एक बच्चे ने, मैंने पूछा किस टीचर के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम है। उस बच्चे ने उस टीचर का नाम लिया, बिना मैम लगाया, जस्मिन। और ये प्रॉब्लम थी नहीं कि उसने उस टीचर के आगे मैम नहीं लगाया, प्रॉब्लम ये थी कि पेरेंट ने बच्चे को नहीं टोका। अरे मान लो एक नाम ही ले लेते हैं, जैसे मान लो कि प्राची है, तो प्राची मैम। तो बच्चे ने बोला कि जो प्राची है वो हमको अच्छे से नहीं पढ़ाती है। पेरेंट ने बात सुनी, बच्चा तो चलो ठीक है, पेरेंट ने इस प्राची नाम को सुन के कोई ऑब्लिगेट क्रिएट नहीं किया, कुछ नहीं बोला। दुख की बात ये थी
जब वो बोलते हैं ना बेटा मैम लगाते हैं, मज़ा तो तब आता। तो ये बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? वहाँ से। तो इसलिए हम टोकते हैं कि सर आप कैसे सुन लेते हो, रोहन ने नहीं पढ़ाया, सोहन ने नहीं पढ़ा। अरे ठीक है, नहीं पढ़ाया, वो खराब टीचर होगा। आज ये बात मैं टीचरों के लिए बोल रहा हूं, उनके फेवर में बोल रहा हूं। आपको किसने हक दे दिया कि अपने बच्चे को आप करेक्ट ना करें कि मैम और सर लगा सके सिर्फ, और उसमें उसको बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। लगाना चाहिए ना। आप भी अपने टीचर के लिए ऐसे ही बोलते हैं क्या? तो प्रोसेस में बात आ गई ना। तो इसलिए कभी कभी पेरेंट्स को करेक्ट करना जरूरी है, और जब हम अपने प्रेमाइसेस में करते हैं जैस्मिन, तो थोड़ा उनको दुख होता है। हम उनके घर में करते हैं ना होमली फील करा के, तो वो सुनते हैं और अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स मेरी बात से सहमत भी होते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बोलता हूँ, थोड़ा टफ लैंग्वेज होगा, लेकिन द एंड ऑफ द डे मैं उन्हीं के भले की बात कर रहा हूँ ना। मेरा भला तो पता ही नहीं कब होगा, क्योंकि मैं तो अभी तक तो टीचर ही बना हूँ। मेरे फाइनेंशियल ग्रोथ से या मेरे डेवलपमेंट से लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ पे हैं। तो मुझे तो कोई बोल ही नहीं सकता कि सर नोट छाप रहे हैं, 1000 करोड़ कमा लिए। हम तो सोचते हैं कि कभी हमारे अकाउंट में 1 जीरो एक्स्ट्रा लग जाए। हम जब मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं वो 3 डिजिट में ही चलता रहता है, डेसिमल में। तो हमको दुख होता है ना कि हमसे बद से बदतर टीचर जो है वो तरक्की कर गए, और हम पता नहीं कौन से आइडियोलॉजी में जी रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात से खुशी है कि मैं अपने फॉर्म पे या अपने डिसीजन पे, अपने नेचर पे अपना आज तक का काम करता आया हूँ, और मैं टीचर ही बने रहना चाहता हूँ। मुझे बिजनेसमैन बनने का कोई शौक़ नहीं है। और ये जो लाइन है ना, यही बताती है कि मैं उनके घर पे जाके, आप किसी घर पे कैसे जाएंगे, कैसा फील होता होगा ये सुनने के लिए कि सिर्फ कंप्लेन हो रही है, कंप्लेन हो रही है, कंप्लेन हो रही है। मैं जाके सुनता हूँ। जिस दिन मतलब जो है जैस्मिन, तुमको ये पता चल जाए कि जिसके घर पे तुम जाने वाले हो सिर्फ निगेटिव डिस्कशन को, तुम जाओगे? नहीं। मैं जाता हूँ, क्योंकि निगेटिव नहीं है मेरे लिए, वो फीडबैक। और पेरेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। 7वीं से 10वीं तक के ना बच्चे का रोल बहुत कम है, पेरेंट्स का रोल ज़्यादा है। 11th ऑनवर्ड्स ये रोल शिफ्ट हो जाता है, पेरेंट्स से अथॉरिटी चली जाती है बच्चे की तरफ। इसलिए जब वो बच्चा फाउंडेशन का है तो किसी से डांट फटकार के उस बच्चे को ट्रैक पर रखना जरूरी है, और वो होम फील्ड से अच्छे से आ जाता है। सर, पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि बच्चे मेन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं और भाषा की सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। हाँ, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चों को एक बेहतर प्लान करना चाहिए कि जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो गए तो उनको साल में कम से कम 3-4 महीने छुट्टियां मिलती हैं। तो उस दौरान ऐसे जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट की लाइफ में जो फाउंडेशन के बच्चे होते हैं उनको 2 या 3 छुट्टियां मिलती हैं ठीक ठाक, एक दिवाली, एक समर वेकेशन। अगर बच्चा चाहे तो इस दौरान में अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, और हो भी जाता है। तो अगर वो बच्चा थोड़ी प्लानिंग करेगा ना, तो उसका ये सब्जेक्ट भी बैलेंस्ड होगा, और जो मेन सब्जेक्ट है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा होगा, क्योंकि उसका फोकस वहाँ है ही। बस हमको उसके ये बोलना है कि भाई जब तुम्हारी छुट्टी हो, वेकेशंस हो, तो ये मेन सब्जेक्ट छोड़ के लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पे लग जाओ। और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा होने से भी इम्प्रूव हो जाता है। तो मेन सब्जेक्ट भी थोड़ा अच्छा रहेगा ना, तो इस पर फ़र्क पड़ता है। बस आपको बैलेंस क्रिएट करना आना चाहिए। इसके लिए मेरे पास प्लानर है, बहुत अच्छा प्लानर है। कोई भी बच्चा अगर मुझसे लेना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको ई-फाइल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे वो उसको लैंग्वेज में मदद मिलेगी। सर, जैसे आपने बताया कि आप मैथ्स में ही कमज़ोर थे और आज आपका करियर ही मैथ्स है, तो ये बदलाव कब आया और कैसे हुआ ये सब? जैस्मिन, अभी मैंने बताया कि कौन सा मैथ्स एक्सपर्ट ये अपनी कमी एक्सेप्ट करेगा कि उसके 100 में से 48 मार्क्स थे। इस 2 मार्क्स कम होने की वजह से मुझे अपने ही होम टाउन डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला बीएससी में। देन आई केम टू बड़ौदा। उससे पहले मैंने एक आध जगह जॉब किया, फिर आई स्टार्टेड द इंस्टीट्यूट। फिर 2 साल ऑलमोस्ट दूसरे टीचर आके पढ़ा रहे थे।
इसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे रेपुटेड, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, जिनकी नौकरी खतरे में आ सकती है इस बात को सुन के। आज भी वो लोग गवर्नमेंट के टीचर्स हैं। मेरा पर्सनली ऐसा बिलीव है ना कि आप जब खुद पढ़ाते हैं और जब दूसरे यहाँ आपके यहाँ जब दूसरे लोग आके पढ़ाते हैं, उन दोनों में फ़र्क होता है। तो अचानक से 2-3 टीचर्स ने थोड़ा सा किया कि नहीं अब हम नहीं करेंगे। उनको लगा हमारा सेंटर का नुकसान होगा, बिजनेस का नुकसान होगा। ये कहानी बड़ी लंबी है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करके बस इतना समझाता हूँ कि अचानक मुझे सुबह उठ के पता चला कि सिर्फ मुझे ही अब पढ़ाना है, अब कोई टीचर नहीं। तो एक इंस्टीट्यूट में ना सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स होता है। अगर इंस्टीट्यूट का ओनर एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को होल्ड करता है ना, तो दूसरा सब्जेक्ट उसके कंट्रोल में रहता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं एसएस इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो एमवी लोग लेंगे, बहुत हल्के में लेंगे। साइंस भी काफ़ी हद तक हल्के में लिया जाएगा। तो अगर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो बाकी सारे सब्जेक्ट पे भी मेरा थोड़ा कंट्रोल रहेगा, और मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट होता है। चैलेंज ये था, अब तो मेरा कमज़ोर मैथ्स, तो मैं मैथ्स लूँगा कैसे। तो आई स्टार्टेड 6th स्टैंडर्ड की बुक से मैंने शुरुआत करी पढ़ाई करना। एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम के बुक को पढ़ने जा रहा था उस समय, 2009 की बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी ना कि इंग्लिश में क्लास नहीं लेनी होती। आज भी हिंदी रहता है, आप इंग्लिश में उसको रिटेन करके बोलते हो। मैंने 6 की मैथ से शुरुआत की, दोबारा बेसिक्स पढ़ना। ऑलमोस्ट डेली 3 से 4 घंटे मैंने पढ़ाई शुरू करी। इनिशियल स्टेजेस में जैस्मिन मैं पढ़ के पढ़ाता था। ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। किसी दिन मैं नहीं पढ़ पाता था ना, तो लगता था कि मैं क्लास ले पाऊंगा कि नहीं। तो डेली 3 से 4 घंटे, और पहले मैंने 6 तैयार किया, 7 तैयार किया, 8 तैयार किया। और कुछ साल, जब 3, 4, 5 साल मैंने एक चीज़ को कई बार पढ़ा लिया, तो मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। ऑन कैमरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक बार मैं एक सोल्यूशन की प्रैक्टिस ढंग से नहीं किया था। लाइव क्लास में मुझसे वो नहीं हुआ। बहुत एम्बैरेसमेंट की बात है एक टीचर के लिए, स्पेशली मैथ्स टीचर के लिए। लेकिन आज जनरल हो गया। बहुत सारे सवाल के जवाब लाइव बहुतों को नहीं आते, कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, नॉर्मल बात है। बच्चों को भी नॉर्मल लगा क्योंकि बेसिक आते नहीं, आंसर आया। मेरे को बड़ा एम्बैरेसमेंट। मुझे तो पता था ना कि मैंने अपनी तैयारी नहीं की अच्छे से। देन आई स्टार्टेड, डबल कर दिया मैंने अपने समय को। ऑलमोस्ट 2016 तक मैं डेली 6-6, 8-8 घंटे अपने मैथ्स तैयार किए। मैं ट्रेन में जाता था ना, ट्रेन में मैथ्स पढ़ रहा होता था। मैंने 6, 7, 8, 9, 10 के मैथ्स को तैयार किया, सिर्फ 11th को तैयार किया, 12th का तैयार किया। 11th 12th मुझे लगा बहुत टफ है, मुझे बहुत समय देना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट वहाँ से कर दिया कि मैं आगे 11th 12th नहीं पढ़ाऊँगा। लेकिन 7 से लेकर 10 तक मैंने इतनी मेहनत करी कि आज एज ए मैथ्स टीचर के इनाम पे मुझे बच्चे जानते हैं। सबसे अच्छी बात और बुरी बात भी यही है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं सबसे खराब मैथ्स का स्टूडेंट था, लेकिन बच्चों ने मुझे एक अच्छा मैथ्स का टीचर बना दिया अपना रिजल्ट लेके आके। 100 में से 100 मार्क्स मैंने दिलाए बच्चों को। मैथ्स में तो मेरे हर साल बहुत सारे बच्चे टॉपर आते हैं। एक बच्ची को तो भवन से स्कूल में अवार्ड मिला, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी से, सिर्फ मैथ्स में अच्छा करने के लिए। एक बच्चे को मैथ्स के लिए गोल्ड मेडल मिला एक बहुत अच्छे स्कूल से, डीपीएस स्कूल से। तो वो मैथ्स की ट्रॉफ़ी थी और सारी ट्रॉफ़ी बच्चों ने मुझे डेडिकेट किया। तो बड़ा टफ प्रोसेस था, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था, मैथ्स इज़ द किंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। राजा खुश ना तो प्रजा खुश। साइंस को मैं क्वीन मानता हूँ। अब प्रजा में मंत्री संतरी, अब एसएस ले लो, संस्कृत ले लो, और इन सब ले लो। और मैथ्स ना एक शेर जैसा है, दहाड़ता है ना तो दूसरे सब्जेक्ट थोड़े से कांप जाते हैं, एसएस कांप जाते हैं। क्योंकि मेरा पर्सनल बिलीफ है ना कि तुम एसएस में 100 में 100 लेके आओ ना जैस्मिन, तुमको अप्रिशिएशन मिल जाए तो मुझे बता देना।
नहीं मिलेगा अप्रिसिएशन। लेकिन तुम मैथ्स में 100 में 100 लेके आओ और एसएस में 45 लेके आओ, तुमको मैथ्स का अप्रिसिएशन इतना मिलेगा कि सोसाइटी कूद जाएगी। लेकिन पहला जो जाता है ना, वो मैथ्स पे जाता है, साइंस पे जाता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और कमजोरी ही आपकी अगर ताकत बन जाए ना, तो वो सबसे आनंददायी होती है एक बच्चे के लिए भी। तो हर बच्चे को अपनी कमजोरी पे काम करनी चाहिए, और जिस दिन उसने अपनी 1 या 2 कमजोरी से भी अगर ओवरकम कर लिया ना जस्मिन, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ था, बहुत उतार चढ़ाव हमने ज़िंदगी में देखे हैं, लेकिन इतना देखा कि ये सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है और ये आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाता है। साल तो अच्छा होता ही है, और कैलकुलेशन हर जगह। इसलिए मैंने थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस भी शुरू किया, थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर दूंगा। एस्ट्रोलॉजी में भी पूरा गणित है। गणित कहाँ नहीं है, हर जगह कैलकुलेशन, हर जगह कैलकुलेशन, हर जगह कैलकुलेशन। चाहे वो पढ़ाई का हो, जिंदगी का हो, हम कितनी देर से कर रहे हैं ये भी कैलकुलेशन है। मतलब कहाँ नहीं है। और कुछ अच्छे टीचर्स जो इसको संस्कृत यूज करते हैं, तो उनकी भाषा बहुत अच्छी हो जाती है। संस्कृत का कोई मंत्र याद है तो मुझे बताओ। जो लोग संस्कृत का मंत्र कुछ याद कर पाते हैं, चालीसा या कुछ भी, उनको मैथ्स के थोड़े फॉर्मूलाज भी याद हो जाते हैं। एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं मैं सबको, कि जिनको भी अपना मैथ्स सुधारना हो ना, एक आध मंत्र टफ वाले थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस में डालिए, उनको फॉर्मूलाज भी लर्न होने थोड़े से शुरू हो जाएंगे। और उनको थोड़ा ही लर्न करना है, और मैथ्स की प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम ना माने, क्योंकि मैथ्स एक बड़ा पत्थर है जो आपके सर पे है, जो भारी लग रहा है। आप उसको तोड़ो टुकड़ों में। आप अगर 9th के बच्चे हो तो मैथ्स के बड़े पत्थर को 4 टुकड़ों में तोड़ दो, 3 टुकड़े में तोड़ दो, अलजेब्रा में तोड़ दो, डेटा हैंडलिंग में तोड़ दो, ज्योमेट्री का 2D और 3D में तोड़ दो, ऐसे तोड़ो। और जैस्मिन, मैं एक चीज मैं बोलूंगा, मैथ्स में मार्क्स खराब नहीं आते हैं, खराब किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आते हैं। अगर 40 में से तुम्हारे 20 मार्क्स आए हैं, तो जो 20 नहीं आए हैं वो देखो कि वो किस में से 20 नहीं आए हैं। ज्योमेट्री में से नहीं आए हैं, मेंसुरेशन में से नहीं आए हैं, तुम वहां जाके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। ये जो पूरी सोसाइटी जो डमरू बजाती है, मैथ्स खराब, मैथ्स खराब, मैथ्स खराब, अरे मैथ्स खराब नहीं है, उसका खराब होता है तो 20 भी नहीं आते। 20 जो नहीं आए हैं, चाहे ज्योमेट्री और अलजेब्रा, वहां जाके मेहनत करो, कमी वहां है। इसका मतलब तुम्हारा मैथ्स नहीं खराब है, मैथ्स के 4-5 पोर्शन से, कुछ पिलर से एक आध पिलर अच्छे हैं, एक आध पिलर हिले हुए हैं, तो उसको इंप्रूव करो, तुम्हारा मैथ्स अच्छा हो जाएगा। और नहीं तो मुझे फोन करो, मैं तुमको फ्री में 1-1 घंटे सबको ऑनलाइन टिप्स दूंगा कि कैसे मैथ्स इंप्रूव करें। कोई चैप्टर प्रॉब्लम आओ, जूम पे मुझसे जो है फ्रीली सेशन मतलब अटेंड करो, मैं तो तुमको फ्री में तुमको चैप्टर के डाउट क्लियर कर दूंगा। तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तुमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, मुझे बोलो, मैं तुमको जूम में फ्री में पढ़ाऊंगा। बात करो मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चैप्टर नहीं आ रहा वो मुझसे पढ़ो। और ये 6 से 10 तक के पूरे इंडिया के बच्चों को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। अब क्योंकि सबको बोल दिया है तो टाइम के हिसाब से देख लेंगे, लेकिन हाँ, ये सबके लिए फ्री 1-to-1। हाँ, ये बोल रहा हूं मैं जैस्मिन, 1-to-1। एक केरला का बच्चा भी मुझसे 1-to-1 मैथ्स पढ़ सकता है फ्री में इस समय। जो उसको टफ टॉपिक लग रहा है कि मुझे ये चैप्टर टफ लग रहा है, मुझे यही पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ाना किसको है, उसको जहां समस्या आ रही है वहां पे आके मुझसे बात करें, और मैं मंत्र दूंगा और डेफिनेटली सॉल्व होगा उसकी प्रॉब्लम। तो ये थोड़ी सी रही हमारी कहानी, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इमोशनल स्टोरी है। ऐसा हो सकता है कि दर्शक हमारे परेशान हो जाए, तो फिलहाल आज उनको गुडी गुडी मूड में रहने देते हैं। सर, जैसे हमने सुना है कि आप टीचर टॉक भी करते हैं, आप खुद टीचर हैं और फिर टीचर टॉक। अरे, इस देश में रियल हीरो सबको बोलते हैं। कोई पुलिस को बोलता है, कोई आर्मी को बोलता है, कोई नेताओं को बोलता है, लेकिन जब गुरु गोविंदो दो खड़े, पता नहीं, का बड़ा अच्छा सा श्लोक है, इसमें भी गुरु की ही बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक्चुअल रियल सुपर हीरोज होते हैं टीचर्स। और हर एक टीचर की लाइफ अगर तुम देखोगी कि 10 से 12 साल स्कूलिंग में है, 20 साल में, हर साल इतनी सुनहरी कहानियां, इतने अच्छे अच्छे केस स्टडीज आते हैं। आप उनसे अच्छा अनुभव किसी सोसाइटी के बारे में किसी से नहीं ले सकते। वो समाज को ना उस बच्चे से तराश रहे हैं कि जब उस बच्चे की गलती देखते हैं ना,
तो सबसे पहले पॉइंट यही आता होगा कि घर का माहौल ऐसा हो। और उन्होंने अपने जीवन काल में 20 से 30 साल हजारों बच्चों की लाइफ को ऑब्जर्व किया है, तो उनसे बड़ा अनुभवी कौन हो सकता है। मानता हूं उनके स्कूल में ही उनकी इज्जत नहीं है, मानता हूं कि सोसाइटी में भी उनकी इज्जत नहीं है क्योंकि उनकी अर्निंग कम है, लेकिन उनसे अनुभवी इंसान इस देश में कोई नहीं है। तो रियल हीरोज मेरे हिसाब से टीचर्स, क्योंकि टीचर्स ही पुलिस बना रहे हैं, टीचर ही आर्मी बना रहे हैं, और टीचर ही कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन बना रहे हैं, क्योंकि आजकल तो पॉलिटिक्स में भी मिनिमम एजुकेशन आ चुका है। तो आप टीचर को रियल हीरोज क्यों नहीं मान रहे? किसी टीचर को इस देश में सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? यही तो वजह है। तो ये सम्मान का इनिशिएशन मैंने लिया, मैंने लंबी लंबी उनकी बातें सुनी। जिस टीचर को उनके स्कूल के अलावा कोई नहीं जानता, उनको मैंने बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, और मैं इससे बहुत खुश हूं, ये मैंने दिया, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता। तो मैं इस बात के लिए बड़ा प्रिविलेज्ड हूं कि मेरे दिमाग में आइडिया आया, टीचर्स टॉक इंडिया, नाम बड़ा अच्छा आया, और आधे आधे 40-40 मिनट मैंने सुना, बहुत अच्छे टीचर्स के बारे में मैंने सुना। एक टीचर की स्ट्रगल की कहानी मैंने सुनी, एक टीचर की किसी स्कूल में कंप्लेन हुई थी, पुलिस आई थी, वो भी हमने सुना। एक स्कूल से कोई बच्चा कहीं भाग गया तो वो इशू हुआ, तो वो भी सुना। कितने सारे इंसिडेंट होते हैं। एक स्कूल में मिनिमम 500 बच्चे हैं, और एक टीचर एक साल में 500 बच्चों को नॉर्मल देख रहा हो, तो ऑन एन एवरेज 10-20 साल में कितने सारे बच्चों को देखा होगा। और उतनी ही फैमिलीज हो जाती हैं जैस्मिन, हजारों फैमिलीज जिनसे वो मिलता है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो पीटीएम हो, कंप्लेन हो, कोई भी तरीका हो। तो मेरे हिसाब से उससे बड़ा अनुभवी इंसान इस प्लैनेट पे कोई नहीं है जो टीचर है। तो टीचर्स की इज्जत सोसाइटी में होनी चाहिए। कोई अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, खराब पढ़ाता है, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर किसी एक बच्चे ने उससे एक छोटी बात या एक लाइन खींचनी भी सीखी है ना, तो वो टीचर है और उस सम्मान के लायक है। और ये मेरा पर्सनल बीइंग द थिंग कि जो बच्चे ना अपने टीचर का सम्मान नहीं करते, वो भले ही 100 में से 99 लेके आए जस्मिन, लेकिन मैं बहुत अश्योर्ड हूं कि जिंदगी में कहीं एक बार वो उस एक मार्क की वजह से पीछे जरूर रह जाते हैं कि जिस दिन वो टीचर की इज्जत नहीं किए होते, और वहीं पे उन बच्चों का किस्मत ट्रायल होता है। पढ़ने बहुत तेज थे, 100 मार्क्स चाहिए थे ना, 99 ही आए। वो एक मार्क की जो कमी है ना, वो टीचर की डिसरिस्पेक्ट की वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं। ये उनको जिंदगी में समझ में नहीं आता कभी कि किस टीचर की उन्होंने इंसल्ट की थी, किस टीचर को दिल से दुख हुआ था, किस टीचर को बुरा लगा था। अरे मानता हूं कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, सब खराब हो गए हैं, अरे लेकिन आपने उनसे कुछ तो सीखा है ना, आप बोल कैसे सकते हैं। तो मैं वो सम्मान देने का इनिशिएशन शुरू किया हूं, और इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। बाद में हम इसमें क्राउड फंडिंग भी करेंगे, लोन लेके कुछ एनजीओ टाइप बनाएंगे। और मेरा मन है कि मैं हजारों टीचर्स का इंटरव्यू लूँ। अभी फिलहाल 10-12 हुए हैं, देखते हैं यात्रा कहाँ तक जाएगी, लेकिन उनसे बड़ा रियल हीरो कोई नहीं है। तो प्लीज इस देश के लोग जो है ना, टीचर को रियल हीरो माने, बाकी होगा नहीं, क्योंकि इसमें मतलब बायस्ड होने की जरूरत नहीं, पार्शियल होने की जरूरत नहीं। रियल हीरो एक ही है, एक ही है और एक ही है। वो थोड़े कम रियल हीरो हैं, ये कम सुपर हीरो हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जिसने एक बच्चे को बनाया ना सारा काम करने के लिए, उनकी इज्जत थोड़ी सी होनी चाहिए। और मैं स्कूल के प्रिंसिपल से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ स्कूल के ट्रस्टीज से बोल के थोड़ा टीचर को एक सही तरीके का कुछ अमाउंट वगैरह मिले, और ख़ास करके वो ज़रूर इज्जत कर लें। वो मज़दूर नहीं है, आप उनको मज़दूरों जैसे ट्रीट ना करें, स्पेशली स्कूल टीचर को, और वो भी खास करके कि जो आपके साथ सालों से जुड़े। इसलिए मैंने ये किया। सर, जैसे आप टीचर टॉक करते हैं, पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इतना सारा आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेते हैं? 24 घंटे अभी हम कर रहे हैं ना, रात के कुछ 9 साढ़े 9 बजे। 24 घंटे में बहुत सारा काम हो सकता है। और सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए ना 24 घंटे भी कम है। हम यहाँ पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं ना। एक मतलब बड़ौदा में कौन सा इंस्टीट्यूट का ओनर है जो ढंग से बोल भी पाता होगा? हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास 500 बच्चे हैं,
और जब वो जैसे ही कुछ बोलेंगे ना, ऐसा लगता है ये टीचर क्यों बने। लेकिन मैं हमेशा कहीं ना कहीं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि कॉमर्शलाइजेशन से हट के थोड़ा सा इनोवेशन पे भी सबको ध्यान देनी चाहिए, नए नए आइडियाज़ लेके आने चाहिए। और मैं इसमें थोड़ा सा फॉर्म बिलीवर हूँ कि हर साल मैं सबसे जो साल सबसे ख़राब जाता है ना मेरा जैस्मिन, उस साल मैं सबसे इनोवेशन करता हूँ। ख़राब का मतलब होता है एकेडमिक ईयर से, ठीक है। मान लो हमने शुरू किया, साल कभी अच्छा रहता है कभी बुरा रहता है, किसी साल हम लोग बहुत तरक्की करते हैं, किसी साल कम करते हैं, ठीक है। तो उस साल मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा नया करूँ ना जिससे मेरी लाइफ में थ्रिल आए। इस साल मैंने कुछ नया नहीं किया, इस साल भगवान ने हमारे लिए कुछ नया कर दिया। मुझे इस साल महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार मिला महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर से। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, गुजरात में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में कैसे मिल गया। मैं बोला एजुकेशन के लिए ना सिडनी में भी अगर किसी को पुरस्कार मिल रहा है चले जाना चाहिए। तो मेरा पर्सनल बिलीव है कि एक इंस्टीट्यूट के ओनर को किसी एक स्टेट ने सम्मान दिया तो कुछ तो काम किया गया होगा। आप पैसे से बहुत कुछ कर सकते हैं, आप पैसे से किसी के साथ फ़ोटो खिंचवा लेंगे, बहुत कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आपको सम्मान नहीं पैसे से मिलने वाला है। वो सम्मान मिलेगा कि जब आपने कुछ किया होगा, आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, कुछ रिकॉग्नाइज किया होगा। तो इस साल इनोवेशन के नाम पे यही है एक छोटा सा अवार्ड जो मेरे लिए बहुत बड़ा है। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे कि ये डिजर्व करते हैं ये अवार्ड। और मतलब मेरा मन है कि कुछ ऐसे भी काम करे, 365 दिन टीचर्स टॉक इंडिया कुछ ऐसे रिकॉग्नाइज्ड हो ना कि 10 साल बाद इस समाज के लोग देखें ना, वो कंटेंट देखें, वो डेटा देखें तो लगे किसी ने काम किया हो। और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो एक चैलेंज दे देते हैं ना। एक बॉर्डर लाइन खींच दी मैंने अपने आने वाली जनरेशन के लिए, इतना करके दिखाओ। बोलते हैं ना आपके पिता ने क्या किया, कुछ लोग आजकल तो बच्चे जवाब देते हैं आपने कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। ये सब आजकल बड़ा नेगेटिव चल रहा है। इसलिए आने वाली जनरेशन के लिए भी ये देना ज़रूरी है कि वो इंस्पायर्ड हों कि पापा हर साल कुछ इनोवेशन का काम करते थे, 24 घंटे काम करते थे, मेरे पापा 365 दिन पढ़ाते थे। तो क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी तो अपने पापा से ही या अपने रियल हीरो से सीखती है। बच्चों के लिए तो उनके पापा ही रियल हीरो होते हैं, चाहे जिस भी स्तर पे हो। तो मैं पर्सनली, मेरा रहता है कि इनोवेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। जस्ट सर, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी बहुत मोटिवेट हुई हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जस्मिन। तो ये थे मैथ्स टीचर अभिषेक सर। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जस्मिन, बहुत बहुत।